हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं मानदंड या प्रतिमान, नॉर्म्स। प्रतिमान और मूल ये दोनों संबंधित हैं और कंटिन्यू आपके टॉपिक, दो टॉपिक कंटिन्यू है ये आपके सिलेबस में, तो दोनों को एक साथ हमें समझना जरूरी है। दोनों का फॉर्मेट सेम ही रहेगा, प्रस्तावना, अर्थ, लक्षण, प्रकार, महत्व, भूमिका और निष्कर्ष, है ना। प्रतिमान या मानदंड, नॉर्म्स, और मूल या नैतिक मूल, है ना, मॉरल वैल्यूज, दोनों संबंधित टॉपिक हैं और दोनों में हम अंतर भी समझेंगे बाद में, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, हर समाज में कुछ ना कुछ मूल्य होते हैं। उन मूल्यों के आधार पर हर व्यक्ति को अपना व्यवहार करना अपेक्षित होता है, व्यवहार करना होता है। इसके लिए हर समाज में मूल और नॉर्म दोनों होते हैं, है ना। मूल्यों के हिसाब से जो व्यक्ति व्यवहार करते हैं उनको हम कह देते हैं प्रतिमान। तो हर समाज में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, उसको निर्देशित करने के लिए हर समाज में कुछ ना कुछ मूल्य होते हैं, कुछ ना कुछ मानदंड होते हैं, प्रतिमान होते हैं, है ना, ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे, समाज में नैतिकता बनी रहे। इसके लिए जो है मूल्य भी डिसाइड होते हैं और प्रतिमान भी होते हैं। मूल्यों के हिसाब से जो व्यक्ति व्यवहार करते हैं उनको कहा जाता है प्रतिमान या मानदंड, है ना। जैसे हम कहते हैं अतिथि देवो भव, तो अतिथि देवो भव ये मूल्य है। इसके हिसाब से जब अतिथियों का स्वागत किया जाता है, अतिथियों को देवता के समतुल्य माना जाता है, तो हमारा प्रतिमान है ना। बड़ों की इज्जत करना है, बड़ों के पैर छूना है, ये अनुशासन या शिष्टाचार होता है। तो अनुशासन या शिष्टाचार ये मूल्य है, उसके अकॉर्डिंग जब हम बड़ों का सम्मान करते हैं वो मानदंड है ना। तो मूल्यों के हिसाब से जो हम व्यवहार करते हैं, है ना, वो मानदंड होता है। तो ऐसे हम इसको बता सके, वैसे आगे इसका भी उल्लेख होगा मेरे ख्याल से। मूल होते हैं समाज में, उसके हिसाब से मानदंड होते हैं, मानदंड या प्रतिमान। और इन सब से क्या होता है, इन सब से एक सुसंस्कृत, सॉरी, सुसंस्कृत या सभ्य समाज। हर समाज में कुछ ना कुछ मूल्य होते हैं, उन मूल्यों के आधार पर व्यक्ति को अपना आचरण करना होता है, व्यक्ति को अपना व्यवहार करना होता है। इसके हिसाब से जो है समाज में नैतिकता बनी रहती है। एक सभ्य समाज, एक सुसंस्कृत समाज का विकास होता है, उसका उदय होता है। तो इस तरीके से हम समझते हैं इसको। जैसे एक पत्नी अपने पति का सम्मान करती है, तो ये मूल्य क्या है, ये पतिव्रता का मूल्य। पतिव्रता मतलब उसके मन में जो है ये भाव है पतिव्रता का, तो ये भाव जो है मूल्य है। उसके हिसाब से जब आचरण करती है वो महिला, तो वो मानदंड है। और इससे क्या होता है, इससे एक सभ्य समाज का विकास होता है ना, समाज में नैतिकता बनी रहती है ना। तो इस तरीके से व्यवस्था चलती है, मतलब मूल हमारे अंदर है, उसके हिसाब से जब हम आचरण करते हैं तो वो मानदंड हो जाते हैं, वो प्रतिमान है। और इसी के हिसाब से हमारा समाज, हमारी संस्कृति विकसित होती है। ठीक है, तो वही है यहाँ पर जो लिखा है, मानदंड समाज के भी आदर्श नियम है जो समाज द्वारा स्वीकृत विधियों के अनुसार इस विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को एक विशेष व्यवहार करने का निर्देश देते हैं। व्यक्ति को एक विशेष व्यवहार करने का निर्देश देते हैं या अच्छा व्यवहार करने का निर्देश देते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्रतिमान या मानदंड, नॉर्म्स। नॉर्म्स वर्ड यूज होता है, जैसे हम कहते हैं ना यूजीसी के नॉर्म्स। यूजीसी के नॉर्म्स ये है कि भाई कोई भी
कॉलेज में पढ़ाएगा तो उसके लिए जो है उसको यूजीसी नेट होना चाहिए, है ना। तो क्या है, मानदंड है ना? उसके हिसाब से जो है कोई भी कॉलेज अपना व्यवहार करता है, उस हिसाब से जो है वहां पर एक्टिविटी होती है। तो यही समाज में नॉर्म्स होते हैं, वो मैंने बताए हैं शिक्षा के क्षेत्र में नॉर्म्स। ये जो नॉर्म्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये समाज के क्षेत्र में है ना। ये है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो उस हिसाब से व्यक्ति जो सम्मान करता है, सम्मान करना चाहिए, नॉर्म्स हो गया, उस हिसाब से व्यक्ति व्यवहार करता है, ठीक है। और हमारे अंदर जो भाव है कि भाई हम बड़ों का सम्मान हमें करना चाहिए, भाव मूल हो गया है ना। और उसके हिसाब से जो व्यक्ति आचरण करता है वो आचरण जो है एक तरीके से नैतिक मानदंड या प्रतिमान के रूप में सामने आता है। इसको और हम आगे थोड़ा सा समझेंगे। उदाहरण जैसे मैंने भी बताया था, अतिथि सत्कार, अतिथि का सत्कार, अतिथि देवो भवा, ये भाव है हमारे अंदर, इसको हम कहेंगे मूल। अतिथि देवो भवा जो है ये भाव है, यानी मूल है हमारे अंदर। तभी तो हम जो है अतिथियों का स्वागत करते हैं, अतिथियों को देवताओं के समतुल्य मानते हैं, है ना। इस तरीके से अभिवादन, यहाँ पर कॉमा आएगा, अभिवादन जो किया जाता है जब हम किसी से मिलते हैं तो हम जो है उसको प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, नमस्कार करते हैं, जो भी जिस तरह से जैसी सिचुएशन होती है, जैसा व्यक्ति होता है उस हिसाब से अभिवादन करते हैं। वृद्ध व्यक्तियों की सहायता करना ये प्रतिमान है। गलती हो जाने पर माफी मांगना, बड़ों के पैर छूना, है ना। गलती हो जाने पर पैर छूना ये जो है अनुशासन के अंतर्गत आता है, डिसिप्लिन, है ना। तो डिसिप्लिन क्या है, एक मूल है जो हमारे अंदर है ना। हमारे अंदर हम डिसिप्लिन्ड है, अनुशासित व्यक्ति है, वो हमारा मूल है। और उसके हिसाब से जब हम व्यवहार करते हैं तो वो जो है मानदंड हो जाता है ना। हमारे अंदर जो भाव होता है वो मूल्य है, और उसके अनुरूप जब हम आचरण करते हैं, हम व्यवहार करते हैं, तो वो मानदंड या प्रतिमान उसको बोल दिया जाता है ना। तो इस तरीके से इसके उदाहरण कुछ हम दे सकते हैं। हाँ, नॉर्म्स एंड क्राइटेरिया लगभग सेम है, लेकिन वो क्राइटेरिया यहाँ पर हम यूज नहीं करते सामाजिक क्षेत्र में। वो क्राइटेरिया जो है आपके शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या सामाजिक क्षेत्र के अलावा हम उसको यूज करते हैं। यहाँ पर उसको नॉर्म्स ही यूज करते हैं सामाजिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में क्राइटेरिया भी बोल देते हैं। विशेषताएं, लक्षण, जैसे मैंने बताया कि इसमें सामाजिक नियम आते हैं, है ना। समाज में जो अलग अलग नियम उपनियम होते हैं उनको जो है हम नॉर्म्स के अंतर्गत रहते हैं। ये सामाजिक नियम, सामाजिक नियम। अगर हम विधि के क्षेत्र में बात करें तो सबसे ऊपर अगर देखें तो संविधान होता है। संविधान के अंदर विधियां होती हैं जिसको कहते हैं लॉ, कानून। फिर उसके अंदर होते हैं नियम, है ना, रूल्स, और उसके अंतर्गत होते हैं उपनियम यानी रेगुलेशंस। तो इस तरह की जो है ये व्यवस्था काम करती है। ये मैं ओवरऑल बता रहा हूं। पहले होता है संविधान, है ना, फिर उसके नीचे आती है विधि, कानून, फिर उसके नीचे आते हैं नियम, फिर आते हैं उपनियम। ऐसा है। सॉरी, पूरे हट गया वो। पहले यहां से मैं करता हूं, उपनियम से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा सही रहेगा। उपनियम सबसे आते हैं नीचे, फिर नियम होते हैं, फिर आते हैं कानून, विधियां, विधि,
और फिर है संविधान, है ना, ऐसा है। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं सामाजिक नियमों की है, ये सामाजिक क्षेत्र में नियम है, ये मैंने ओवरऑल बताए हैं ना। समाज में नियम उपनियम बहुत सारे पाए जाते हैं ना। संविधान को लागू करने के लिए कोई कानून बनता है, उस कानून को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए फिर नियम बनाए जाते हैं, तो उसके अंदर छोटे छोटे उपनियम भी होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से समाज में भी जो है नियम उपनियम होते हैं, और उन्हीं को हम कह देते हैं मानदंड या प्रतिमान। हमें जो है बड़ों के पैर छूना चाहिए, ये है नियम उपनियम, है ना। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वृद्धों की सहायता करना चाहिए, ये नियम उपनियम। लेकिन इनमें बाध्यता नहीं होती है। जो राजनीतिक क्षेत्र में जो नियम उपनियम चलते हैं उनमें बाध्यता होती है, सामाजिक क्षेत्र में इनकी बाध्यता नहीं होती है। कोई अगर उनका पालन नहीं करता है तो उसको फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे, है ना। अगर बड़ों का सम्मान कोई कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो उसको नहीं कहेंगे भाई तुम्हें सजा मिलती है ना। ज्यादा सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, उससे कोई बोलेगा नहीं, बस खत्म, यही हो सकता है ना। लेकिन होते हैं, यहाँ पर भी सामाजिक नियम होते हैं, राजनीतिक क्षेत्र और शासन के क्षेत्र में भी होते हैं, लेकिन वो कठोर होते हैं, ये उतने कठोर नहीं होते हैं। इनको कोई मानता है तो अच्छी बात है, नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये ठीक है, स्वतः विकसित होते हैं ये। इनका विकास जो है सुनियोजित तरीके से नहीं किया जाता है, बल्कि धीरे धीरे जो है ये विकसित हो जाते हैं, परिस्थिति के हिसाब से इनका विकास होता रहता है। सरल प्रकृति होती है, सरल प्रकृति होती है मतलब यहाँ पर यह है कि इसके लिए बहुत ज्यादा कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति इनको अपना सकता है, ना बहुत ज्यादा इनमें सीखने की जरूरत होती है, ना ही कोई ऐसा नहीं कि भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो ही इनको समझ सकता है। हर व्यक्ति समझता है कि भाई बड़ों का सम्मान करना है, अतिथियों का स्वागत करना है, पत्नी है पति का सम्मान करना है ना। तो ये सारी चीजें लगभग सभी को पता है, इसके लिए कोई उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है ना। विधि की जैसे कोई भी कानून लागू करना है तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है पहले, है ना। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तो उसकी ट्रेनिंग दी गई, तो इसमें ऐसा नहीं है, सरल प्रकृति होती है इनकी, सभी लोग समझ सकते हैं। सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप जो है इनमें परिवर्तन होते रहते हैं, सामाजिक आवश्यकताओं की के हिसाब से इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे सती प्रथा को पहले अच्छा माना जाता था, है ना, लेकिन आज सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है। सती प्रथा को अच्छा नहीं माना जाता है, क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वो उसका गलत तरीके से यूज होने लगा, है ना। पहले जो भाव था वो भाव सही था, लेकिन बाद में क्या हुआ, राजा राम मोहन राय ने उसका विरोध क्यों किया? क्योंकि जैसे किसी का पति, उसकी डेथ हो गई तो पत्नियों को जो है जबरदस्ती उसकी अर्थी में फेंक देते, इस तरह का होता था। तो उसको बोलते भाई अब तुम्हारा जीने का कोई मतलब नहीं, पति मर गया है तुम भी साथ में मर जाओ, तो उसको फेंक देते थे। इस तरह की चीजें चलती, तो फिर उस पर प्रतिबंध लगाया, है ना। मतलब परिस्थिति के हिसाब से चेंज की मैं बात बता रहा हूँ। विधवाओं का विवाह पहले नहीं होता था, अब विधवाओं का विवाह होने लगा है। विधवा विवाह अच्छा नहीं माना जाता था, तो ये प्रतिमान था पहले का। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं कि किस तरह से चेंज होते हैं, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप कैसे परिवर्तन होते हैं प्रतिमानों में, नॉर्म्स में। वो मैं उदाहरण दे रहा हूं कि पहले विधवाओं का विवाह जो है नहीं होता था, अच्छा नहीं माना जाता था, गलत माना जाता था, ऐसा प्रतिमान। लेकिन आज जो है विधवाओं का विवाह हो रहा है, अच्छा मानते हैं। उस हिसाब से लोगों के सोच में चेंज आ गया। पहले विधवा मतलब जीवन बेकार हो गया, नरक हो गया जीवन, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। हालांकि अभी भी है थोड़ा सा, जैसे विधवा है तो कुछ किसी शुभ कार्य में वो जा नहीं सकती थी, अभी भी होता है थोड़ा बहुत, मान देखते हैं। जैसे मतलब विवाह है, विवाह की बात चल रही है ना, तो विधवा को नहीं भेजेंगे। जब शुभ कार्य है विधवा को भेजेंगे तो अशुभ हो जाएगा। तो इस तरह की अब वो चेंज आ गया है, अब समाज में बहुत सारे बदलाव आ गए। तो पहले की स्थिति क्या थी और अब जो है प्रतिमानों में क्या चेंज आया है, वो मैं उदाहरण देके बता रहा हूं।
इनका पालन करना नैतिक कर्तव्य होता है। जैसा मैंने बताया कि बाध्यता नहीं है, किसी को बाध्य नहीं कर सकते आप, जो है बड़ों का सम्मान करो, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। मानदंडों को मानना, प्रतिमानों को मानना, ये व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है, इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति बड़ों का सम्मान नहीं करता है, पैर नहीं छूता है, तो उसको बाध्य नहीं करते। ये कहा जाता है कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए। पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण से प्रभावित होते हैं। ये जो मानदंड होते हैं ये प्रभावित होते हैं इससे, है ना। जैसे अभिवादन का तरीका आजकल चेंज हो गया है ना। हालांकि अभी हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें नमस्ते ज्यादातर ऐसे करते हैं, है ना, लेकिन विदेशों में क्या करते हैं ऐसे। तो इस तरह के चेंज आ गए हैं। तो ये यहाँ भी होता है ना। कई प्रोग्राम होता है, कोई भी जैसे कार्यक्रम, ये जो फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं तो मिलते हैं आपस में यहीं के लोग। अब विदेशों में करें तो चलो ठीक है, वहां पर ऐसा कल्चर है, हमारे यहाँ थोड़ी ऐसे कल्चर, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग ऐसा। तो ये नॉर्म्स, ये प्रतिमान जो है इस तरह से पश्चिमीकरण की वजह से इनमें चेंज आया है ना। अभिवादन का तरीका चेंज हो रहा है। सामाजिक स्थिति के अनुरूप भिन्नता हर समाज में, देखो नॉर्म्स या जो प्रतिमान होते हैं हर समाज में पाए जाते हैं, है ना, लेकिन समाज में अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग प्रतिमान होते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं बता रहा हूं। हमारा जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहां पर क्या होता है, लड़की चाहे जितनी छोटी हो उसके पैर पड़ते हैं। भाई, पिता के पिता, मतलब दादा है, परदादा है, बच्ची बिल्कुल छोटी है, उसके पैर पड़ते हैं कि कन्या उसको माना जाता है। लेकिन यहाँ पर मालवा क्षेत्र, निवाड़ क्षेत्र में बड़ों का रहता है ना। बड़ा मतलब जो बड़ा है उसके पैर छुए जाए, छोटे बड़े के पैर छुएंगे, यहाँ पर छोटे बड़े का। तो ये देखो कितना चेंज, प्रतिमानों में कितना चेंज है ना। यूपी बुंदेलखंड क्षेत्र हमारा, मेरे ख्याल से बघेलखंड क्षेत्र भी है, मध्य भारत वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी वैसे ही होता है। लेकिन मालवा निमाड़ जो क्षेत्र है यहाँ पर उल्टा होता है। लड़कियां, छोटी लड़की है तो बड़ों के पैर छुएगी, भाई के, पिता के, ऐसा रहता है। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन है। देखो एमपी में ही आप देख लो, तो सामाजिक स्थिति के हिसाब से जो है जो नॉर्म्स होते हैं, ये प्रतिमान होते हैं, उनमें भिन्नता होती है, अंतर बहुत ज्यादा पाया जाता है। एक ही स्टेट की बात आता है। अलिखित स्वरूप, इनका जो स्वरूप होता है वो अलिखित होता है, यानी लिखित नहीं होता है ना। लिखित स्वरूप इनका नहीं होता है, बल्कि अलिखित स्वरूप पाया जाता है। कहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे आपको। ये जो नियम होते हैं ना, नॉर्म्स होते हैं, नियम जो होते हैं वो कहीं लिखे नहीं होते हैं ना। हमारा संविधान है, कोई कानून है, वो लिखित रूप में है। लेकिन ये जो प्रतिमान जो समाज में प्रचलित है वो जो है कहीं भी लिखित रूप में आपको नहीं मिलेंगे, और ये अलिखित रूप में प्रचलित होते हैं। लोगों को उनको मानना होता है। जीवन के हर क्षेत्र में प्रचलित होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में इनका प्रचलन होता है, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो खेल कूद हो, है ना, रहन सहन हो, सभी में इनका प्रचलन होता है। संगीत है उसमें प्रचलन होता है। जैसे अब खाना खाने के बाद जो है ज्यादातर लोग जो है थाली के जो है पैर पड़ते हैं, ये नॉर्म्स है ना। हमारे घर में हम भी करते हैं। हमारे पिता जो है स्टार्टिंग से ही जो है खाना खाने के बाद थाली के पैर छूते हैं। तो इस तरह के नॉर्म्स हैं। जैसे कोई गाना स्टार्ट करता है तो जो है ऐसे ऊपर को याद करके, जैसे खेल कूद है, जैसे अब कोई शतक मारता है तो ऊपर वैसे ऐसे कर। तो ये सारे नॉर्म्स है, हर क्षेत्र में इनका प्रचलन है। तो ये सब बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं ना, होते जरूर हैं, लेकिन ये हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से इनका प्रचलन पाया जाता है। सामाजिक, उसके बाद आता है सामाजिक आचरण के नियमन तथा नियंत्रण के लिए नियंत्रण के साधन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ये इसके महत्व में भी लिखते हैं। ये जो पॉइंट है लक्षण का, ये महत्व भी है, लक्षण में भी हम इनको लिखते हैं। मतलब जितने भी प्रतिमान हैं इनके माध्यम से
व्यक्तियों का जो व्यवहार है, व्यक्तियों का जो आचरण है, उनका नियमन होता है और नियंत्रण भी होता है। मतलब व्यक्ति जो है अपने आचरण को जो है नियंत्रित रखता है ना, गलत आचरण नहीं करता है। जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, जो मानदंड विकसित किए गए हैं समाजों में, अलग अलग समाजों में, उन मानदंडों का लोग जो है पालन करते हैं, और इससे क्या है, समाज में एक नैतिकता बनी रहती है, समाज में जो है एक सभ्यता बनी रहती है, एक अनुशासन बना रहता है। व्यक्ति जो है कोई गलत काम या गलत व्यवहार नहीं करता है। ठीक है। गतिशील प्रकृति का मतलब होता है कि ये विकसित होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, है ना, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जो है इनमें गतिशीलता बनी रहती है, इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। निर्देशात्मक तथा वर्णनात्मक होते हैं। निर्देशात्मक वर्णनात्मक मतलब निर्देश देने संबंधी होते हैं। इनको हम निषेधात्मक भी बोल देते हैं। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिनमें निर्देश दिया जाता है, भाई ऐसा करना है, जैसे हमेशा सत्य बोलना है, सत्य बोलो, है ना। कुछ वर्णनात्मक होते हैं, भाई खाना खाते समय जो है थाली के पैर छूना चाहिए, तो वर्णनात्मक है। हमेशा सत्य बोलो, ये जो है निर्देशात्मक, यानी जिसमें निर्देश दिया जाता है, डायरेक्शन दिए जाते हैं। तो दोनों तरह के मानदंड होते हैं, एक होते हैं निर्देशात्मक, एक होते हैं वर्णनात्मक। इनको अभी आगे हम जब प्रकार पढ़ेंगे, अभी एक टॉपिक आएगा इनके प्रकार, तो उसमें जो है अलग अलग विद्वानों ने इनको अलग अलग तरीके से इनके प्रकार बताए हैं, तो वहां पर भी इसका जिक्र आएगा कि निर्देशात्मक कैसे होते हैं, वर्णनात्मक कैसे होते हैं, तो उनका जिक्र अभी आगे हम करने वाले हैं। सोशल नॉर्म्स थ्योरी, जो विचारक हैं, सोशल नॉर्म्स थ्योरी किसने दी है, तो इसके प्रतिपादक H.V. पार्किंसन एंड A.D. वर्कोविट्स द्वारा ये दी गई है। 1986 में उन्होंने इसको दिया हुआ है, सोशल नॉर्म थ्योरी, है ना। 1986 में इसको प्रतिपादित किया गया, और प्रतिपादित करने वाले दो नाम हैं, H.W. पार्किंस और A.D. वर्कोविट्स। इन्होंने जो है इस थ्योरी को प्रतिपादित किया है। एक्चुअली ये जो थ्योरी दी गई है, ये बच्चों के शराब पीने को लेकर के है, मतलब इसमें बच्चों के शराब पीने के संबंधी जो प्रतिमान है अलग अलग देशों में, है ना, तो इस तरीके से जो है उन्होंने उसको व्यक्त किया है कि उसका क्या असर लोगों पर होता है। शराब लोग भी पीते हैं, बच्चे, कॉलेज है, जैसे अभी इंदौर में जो है अभी नशीली दवाओं का सेवन बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उसके किस तरह से नॉर्म्स विकसित किए गए हैं, क्या प्रतिमान बनाए गए हैं कि भाई किस तरह से इस पर प्रतिबंध लगाना है कॉलेज में, स्कूल में या सोसाइटी में, तो इसके लिए कुछ नॉर्म्स बनाए गए थे, तो उसको लेकर के इन्होंने जो है ये थ्योरी दी है, तो कहते हैं सोशल नॉर्म्स थ्योरी। फिर जैसे मैंने अभी बताया कि इसके प्रकार आपको पढ़ना है, तो दो तरीके से प्रकारों को डिवाइड किया गया है, लोगों के व्यवहार के आधार पर या प्रकृति के आधार पर भी हम उसको कहते हैं, दूसरा है महत्व के आधार पर। इनकी प्रकृति और इनके महत्व के आधार पर नॉर्म्स को हम डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में। तो यह है प्रकृति के आधार पर, लोगों के व्यवहार या प्रकृति के आधार पर दो प्रकार हैं, निषेधात्मक, वर्णनात्मक। निषेधात्मक मतलब इसमें बोला जाता है कि भाई व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, निषेध, जैसे गंदगी नहीं, कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए ना सड़क पर, या अपने आसपास जो है लोगों को गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। इस तरह के नॉर्म्स जो है निषेधात्मक नॉर्म्स होते हैं। किसी व्यक्ति को किसी के साथ अशब्द भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस तरीके से जो है निषेधात्मक होते हैं। निर्देशात्मक मतलब इसमें कोई चीज जो है निर्देश देने के संबंध में, व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, निर्देशात्मक हो गया। ऐसा करना चाहिए, ये वर्णनात्मक या निर्देशात्मक हो गया, है ना। नहीं करना मतलब निषेधात्मक, करना मतलब निर्देशात्मक या वर्णनात्मक। तो निर्देशात्मक का मतलब ये लिखा है, ये दर्शाता है कि कौन सा व्यवहार दूसरों द्वारा अस्वीकृत है या नहीं करना चाहिए, इसको कहते हैं निर्देशात्मक। इसमें कहा जाता है कि व्यक्ति को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये एक मानदंड है जो निषेधात्मक है। गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, व्यक्ति को असत्य नहीं बोलना चाहिए,
अब इसी को आप निर्देश उल्टा कर दो, व्यक्ति को अपने आसपास साफ सफाई रखना चाहिए, तो निर्देशात्मक हो गया। व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ये निर्देशात्मक हो गया। व्यक्ति को कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए, ये निषेधात्मक हो गया, है ना। उसी को जो है आप दोनों रूपों में बता सकते हैं। तो ये है निषेधात्मक, नकारात्मक। इसके बाद वर्णनात्मक या निर्देशात्मक, इसमें यह धारणा है कि कौन से व्यवहार आमतौर पर किए जाते हैं या किए जाने चाहिए, भले ही वे व्यवहार अन्य लोगों द्वारा स्वीकृत हो अथवा अस्वीकृत हो, है ना। कौन से व्यवहार किए जाना सही है, मतलब एक व्यवहार ऐसा हो सकता है कि किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन वो निर्देशात्मक कहलाएगा, है ना। एक मानदंड, एक व्यवहार ऐसा होगा कि किसी एक व्यक्ति के लिए अच्छा होगा और एक के लिए बुरा भी हो सकता है, लेकिन उसको निर्देशात्मक या वर्णनात्मक कहा जाता है ना। जैसे मैंने बताया कि व्यक्ति को हमेशा दूसरों की सेवा या दूसरों की सहायता करना चाहिए, ये निर्देशात्मक का उदाहरण माना जाता है। एक व्यक्ति को दूसरों की सहायता करना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो ये इसको वर्णनात्मक निर्देशात्मक कहा जाता है। फिर ये महत्व के आधार पर है। इनको मैंने वैसे जब संस्था मैंने पढ़ाया था तो उसमें इनका उल्लेख आया था, है ना। संस्था के वहां पर मैंने इनका उल्लेख किया था। इसका विकास, संस्था का विकास कैसे कैसे हुआ, उस विकास के क्रम में जो है ये चीजें मैंने बताई थी। आदत है, जैसे एक विचार होता है, सबसे पहले आइडिया आता है, फिर वो आज जो विचार है जब व्यक्ति अपना लेता है, एक व्यक्ति उसको आदत बोल दिया जाता है। फिर आदत जो है जब ज्यादा लोगों द्वारा अपना ली जाती है उसको जनरीत बोलते हैं, फिर वो प्रथा है। इस तरीके से मैंने वो पूरा संस्था का विकास बताया था, तो उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें लगभग आ रही हैं। जनरीति, पब्लिक ट्रेडिशन, फिर रीति रिवाज होता है, वर्जना यानी टैबू उसको बोलते हैं, कानून यानी लॉ। तो ये सारे महत्व के आधार पर मानदंड के प्रकार है। जनरीत का मतलब होता है कि ज्यादातर लोग जो है उसको अपना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं जनरीत। रीति रिवाज या इसको प्रथा बोला जाता है, प्रथा भी बोलते हैं, कस्टम। ये मतलब पूरा समाज अपना लेता है। जनरीत का मतलब कुछ लोग अपना रहे हैं। इसके पहले आदत होती है, आदत का मतलब एक व्यक्ति की होती है, आदत एक व्यक्ति की होती है। फिर ज्यादा लोग द्वारा अपना लिया जाता है, उसको जनरीति बोल देते हैं। फिर पूरा समाज अपना लेता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो हस्तांतरित होने लगती है, तो वो प्रथा बन जाती है, कस्टम उसको बोलते हैं, ठीक है। वर्जना मतलब होता है टैबू, कुछ मनाही रहती है ना। टैबू का मतलब होता है निषेध। टैबू मतलब निषेध होता है, मतलब किसी चीज की मनाही रहती है, प्रतिबंध रहते हैं, उनको बोलते हैं प्रतिबंध। टैबू मतलब प्रतिबंध, है ना। हमारे सामाजिक जीवन में कुछ प्रतिबंध रहते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति व्रत रखता है, तो व्रत में जो है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो टैबू है ना। व्रत रखता है तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है ना। क्या नहीं करना है मतलब नहीं वाला है, क्या करना है नहीं, क्या नहीं करना है, उसको अपने सामाजिक जीवन में कौन सा व्यवहार नहीं करना है उसको बोलते हैं टैबू। ये टैबू वर्ड जो है एक्चुअली जनजातियों में ज्यादा प्रचलित हुआ है। टोटम और टैबू ये जनजातियों में ज्यादा वर्ड प्रचलित होते हैं, मैंने पहले भी यूज किया है ना। टैबू मतलब मनाही, निषेध। हमें अपना जीवन जीते समय कौन सा व्यवहार नहीं करना है, कौन सा व्यवहार प्रतिबंधित होगा, उसको टैबू कहा जाता है। कानून, लॉ हो गया ये। तो इस तरीके से ये प्रकार मैंने बताया। फिर अलग अलग विद्वानों द्वारा मानदंड के प्रकार बताए गए, है ना। उसको हम कल आगे कंप्लीट करेंगे, प्रतिमान। फिर उसके बाद मूल समझेंगे, फिर दोनों में अंतर जब समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को।